तो दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत भी वही से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे कि इस बंदे ने हमारे एमसी पे अटैक कर दिया था और बोला था कि यो बच्चे आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन जब ना एमसी होता है इसका अटैक का डोज कर लेता है और अटैक का डोज करते हुए बोलता है कि क्या तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार दोगे। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि यून तुमने बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन रहे हो, अगर तुमने उस चीज़ को हमारे हवाले नहीं किया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। इतना करने के बाद वो दोबारा से हमारे एमसी पे अटैक कर देता है। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है ठीक है तुम उस पर अटैक करके देख सकते हो। और दिखाया जाता है ये बंदे का अटैक हमारे एमसी पा ही रहा होता है, तभी हमारा एमसी बड़ी तेजी से वहाँ से निकल जाता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ है। इतना करने के बाद जाकर हमारा एमसी बस इसके पेट पर एक घुस्सा मारता है और हमारा एमसी का गुस्सा इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि सीधे आराम से ज़मीन पर गिरता है और इसके मुंह से ब्लड आने लगता है। ये देखने के बाद तो वहाँ पर एक बड़ी धमाका होता है और ये देखकर इसके जितने भी साथी होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा घबरा गए होते हैं। बोलते हैं कि हमारे मास्टर का तो पपीता निकल गया। तभी हमारा एमसी उन सभी को बुलाते हुए बोलता है कि मास्टर जैंग, जल्दी से आप अपने हाथ को उठाइए वरना अपनी जान को भी खो देंगे। अगर आपने मेरे साथ ऐसे ही आगे फाइट करते रहे तब मारे जाएंगे। ये सुनने के बाद तो जंग भी बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इतना करने बाद वो एक पील को निकाल लेता है, बोलता है कि ठीक है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आज तुम्हें जान से मार देना ही होगा वरना तुम साला भविष्य में हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करोगे। इतना करने के बाद वो उस पील को खा लेता है। ये देखते हो तो हमारा एमसी ने बोलता है कि आखिर ये तुमने कैसे पील को खाया। और जैसे ही इसने पील को खाया होता है इसकी बॉडी बाजार के मूड में चल जाती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है जिसके कारण ये यहाँ पर खल्ली बन जाता है और खल्ली बनने के कारण वो अपनी शरीर कपड़े को फाड़ देता है और फाड़ने के बाद हंसने लगता है और हंसते हुए बोल देगी आज तुम यहाँ पर मारे जाओ, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। ये देखते हुए इसके दोनों जॉनी सिंस बातें कर रहे होते हैं कि देखो आज हमारे बॉस ने यहाँ पर थर्ड ग्रेड का एक पील को खा लिया जिसकी मदद से तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। अब इनका स्ट्रेंथ कम से कम 3 गुना बढ़ चुके हैं, ये तो यूं ना जरूरी मारा जाएगा। तो दिखाया जाता है ये अपने गधे को उठाता है और गधे को उठाकर हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। अब बोलता है कि यूइन मैंने तुमको एक चांस दिया था कि तुम अपनी जान को बचा लो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुमको अपने घुटने पर आना नहीं है। अगर तुम अपने घुटने पर आकर मुझको अपना फादर बोल दे तो मैं तुम्हें जान से छोड़ देता, लेकिन चलो आज मैं तुम्हें कोई भी मर्सी नहीं दिखाऊंगा। आज मैं तुम्हारी लाइफ को तुम्हारे बॉडी से अलग कर देता हूँ। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी अपने गधे से अटैक करने के लिए चढ़ जाता है। ये देखते हुए तो हमारा एमसी बोल दे ऐसा लग रहा है कि तुम अपने लाइफ के जो लास्ट समय है उसको बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करो। तो ठीक है अब मुझे देखने दो कि जो तुम्हारा फादर है जब तुमको पीटेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। अपने फादर के सामने ज़्यादा रोना मत। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको सीक्रेट ब्लैक मून माउंटेन के बाहरी वाले हिस्से को दिखाया जाता है जहाँ पर ये तीनों फैमिली के हेड खड़े होते हैं। बोलते कि ऐसा लग रहा है कि वो सभी लोग बहुत जल्दी आने वाले हैं। ये देखकर तो हमारे एमसी का फादर बोलते हैं कि मेरे बेटा भी आने वाला है। ये देखकर तो ये टोपी वाला बंदा बोलता है कि ये मास्टर ये क्या सोच रहे कि कोई बेटा आएगा, आपको उसकी सेफ्टी का ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। और बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हो चुके हैं जो कि वहाँ पर जाने के बाद इंजर्ड हो जाते हैं। आपको नहीं पता है कि वहाँ पर कितने सारे डेमोनिक बिस्ट मौजूद है। वहाँ पर कोई इंजर्ड भी हो जाता है तब इतना ज़्यादा चिंता करने की क्या जरूरत है। ये सुनने बात ये जो जैंग का फादर होता है वो भी बोल रहा है कि हाँ हाँ आप सही बोल रहे हैं, वहाँ पर कोई भी हर्ट हो सकता है इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जो कमज़ोर होता है वो हट ही हो जाता है। ये सुनकर तो टोपी वाला बंदा दोबारा से बोलता है कि ठीक है हमारे एंसेस्टर ने यहाँ पे एक रूल बनाया था कि बाहर कुछ भी हो लेकिन अंदर जाने के बाद जो भी चीज़ें होगी वो अंदर ही समाप्त हो जाएगी। बाहर आने के बाद उसका बदला कोई भी नहीं लेगा। अगर वो वहाँ पर मारा भी जाता है तो वहीं पर रह जाएगा, उसका बदला यहाँ पर कोई लेने के लिए नहीं आएगा। ये सुनते हुए तो हमारे फादर बोले कि हाँ तुम लोग सच्ची बात बोल रहे हो कि मुझको अपने बेटे की चिंता हो रही है, लेकिन मुझे अपने बेटे की चिंता से ज़्यादा तुम लोगों के बेटे की चिंता हो रही है। और बोल रहा है कि ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे बेटा होगा वो वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मज़े कर रहा होगा। इतना करने के बाद उसका फादर वहाँ पर हंसने लगते हैं। तभी अचानक से इन सभी कुछ महसूस होता है और दिखाया जाता है जैंग जो होता है वो बैरियर को तोड़ कर सीधे बाहर आता है। ये देखते हुए तो उसका फादर भी डर जाता है, बोलते हैं कि मेरे बेटे आखिर तेरे को क्या होगा बा। तभी जाकर अपने बेटे को उठा लेता है। दिखाया जाता है इसके बेटे का मुंह से ब्लड आ रहा होता है। ये देखते हुए तो बोलते कि बेटे तुम ठीक हो, आखिर तुम्हारे साथ हो ही क्या रहा है। ये सुनते हुए उसका बेटा बोलते फादर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे 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 बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। तभी उसका फादर उसके बॉडी को चेक करते हुए बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इसकी सारी हड्डियाँ यहाँ पर टूट चुकी हैं। तभी दिखाया जाता है अपना एमसी भी बाहर आ जाता है। अब बोलता है मास्टर जैंग आपका बेटा बहुत ज़्यादा अंदर रो रहा था इसलिए मैं सोचा कि मैं इसको बाहर लाऊं ताकि ये रोना तो बंद करे। यार आप मुझे शुक्रिया बोल सकते हैं लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वो अपने बेटे से बोलते बेटे जल्दी से कुछ बोल आखिर थारे को क्या होगा बा। तभी वो गुस्से से हमारे एमसी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि मैं आज तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे किया।
तभी ये टोपी वाला अंकल बोलता है कि बेटे ये बता कि आखिर मेरा बेटा अंदर क्या करे, आखिर सीक्रेट रूम के अंदर तुमने मेरे झाऊ फैमिली के बेटे के साथ क्या किया। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मेरे जो झाऊ फैमिली वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक स्पेशल केयर दी के आ रहा हूँ तुम्हारे बेटे को, जो कि सीक्रेट रूम के अंदर बहुत ज़्यादा डेंजर में था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसको नहीं बचाऊंगा और मैं यहाँ पर चला आया हूँ। तुम्हारा बेटा जिंदा या मरा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनने के बाद वो चिल्लाते हुए बोले, क्या तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? मुझे पता है कि तुमने ही मेरे बेटे के साथ कुछ किया होगा। अगर तुमने मेरे बेटे के साथ कुछ भी किया होगा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और बोलता है, झांग अगर तुम इस बच्चे को नहीं मारने वाले हो तो मैं आज इस बच्चे को खुद से ही मारूंगा, इसने मेरे बेटे के साथ कुछ किया है। ये सुनने बाद अपना फादर बोलता है, मास्टर झाओ आखिर आप इतना ज़्यादा उड़ क्यों रहे हैं? अपना पीरो बोला था कि जो अनसेस्टर ने वहाँ पे एक रूल बनाया था कि अंदर जो भी होगा वो अंदर ही रह जाएगा, बाहर उसका कोई भी नाम नहीं लेगा। और आपका बेटा तो अंदर मारा गया है, इसलिए आप उस चीज़ को भूल जाइए, इस चीज़ को आपको याद नहीं करना चाहिए। ये सुनने के बाद तो झाओ तो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या उशियांग, तुम मुझे इस चीज़ के ब्लेम नहीं कर सकते हो। मैं आज जो तुम्हारा बेटा है उसको जान से मार दूंगा। इतना करने के बाद वो तेजी से हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन हमारा एमसी तेजी से आकर उसके गर्दन को पकड़ लेता है और गर्दन को पकड़ कर दबाते हुए बोलता है कि मास्टर साहब, अगर आप मुझे रूल खेलने वाले हैं तो ठीक है, मैं भी आपसे रूल खेलूंगा। इतना करने के बाद हमारा एमसी इसको गर्दन को तोड़ देता है। ये देखते हुए तो झांग भी डर जाता है, बोले क्या इसने झाव कितनी जल्दी मार दिया। तो दिखाया जाता है झाव का जो पपीता निकल गया होता है, ऐसा लग रहा है कि इसका एनर्जी को पूरी तरह से चूस लिया गया है। तभी अपना एमसी बोलता है कि मास्टर झांग, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मेरी लड़ाई के बीच में इंतजार किया, आपने मुझ पर अटैक नहीं किया। अब चलिए, अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। ये सुनने के बाद तो झांग बोले, बच्चे तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट बन रहे हो। इतना करने बाद वो अपने स्पेयर से हमारे एमसी पर अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी भी अपने स्वord से इसका अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। तभी दिखाया जाता है ये जो झांग होता है पीछे आ जाता है हमारे एमसी का, जो कि एक लात मारने वाला होता है हमारे एमसी के पिछवाड़े पर, लेकिन जो हमारा एमसी होता है पीछे हटकर इसको लात को ही अपना स्वord से रोक लेता है। बोलता है कि क्या तुम कमजोरों की तरह मुझ पर अटैक करे? अगर तुम्हारे अंदर इतनी पावर तो सामने सामने से लड़ाई करो। ये देखते हुए तो झांग भी चौंक जाता है, बोले कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तब ये दोबारा से हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए जाता है, बोले कि तुम मेरी जो अटैक इतनी जल्दी से डेउस कैसे कर पाए, आखिर तुम्हारे अंदर इतनी फुर्ती कैसे आ गई। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी भी अपने उस पर शॉर्ट से अटैक करते हुए बोल रहे कि देखो यार, मेरा स्पीड तुमसे बहुत ज़्यादा है, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा होगा कि तुम मेरे से बहुत ज़्यादा स्लो हो। ये सुनते हुए तो झांग भी बोल रहा कि डैमिट, क्या मैं तुम पर अटैक नहीं कर पा रहा हूँ। तभी अपना एमसी उसके पास आते हुए बोल रहे कि ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हें सभी चीज़ समझ में आ रही। इतना करने के बाद हमारा एमसी उस पर अटैक करके उसको पीछे की तरफ पुश कर देता है और दिखाया जाता है अपना एमसी का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ये जो झांग होता है इसका स्पेयर ही टूट गया होता है। ये देखने के बाद ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी अपना एमसी इस पर दोबारा से अपने स्वord से अटैक करता है और इतना ज़्यादा अटैक करता है इसको बॉडी पे बहुत ज़्यादा कट लगे होते हैं, जिसके कारण ये ऐसा लगता है कि ये मारा जाएगा, लेकिन बच्चा अभी ये बच गया है और जैसे ही धड़ाम से ज़मीन पर आकर गिरता है। ये देखते हुए तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जाते हैं, बोलते हैं कि ओ माय गॉड, जो मेरे यंग मास्टर है वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये दिखाया जाता है झांग को, जो कि बोलता है कि तुमने मुझे कैसे हरा दिया, लेकिन तुमने मुझे आज यहाँ पर हरा दिया है। तुम नहीं जानते हो कि जो हमारी फैमिली थी यहाँ पर 100 साल से अधिक हो चुका है, ये जो सिटी है इसके अंदर रहते हुए यहाँ पर 3 मेन फैमिली थी, लेकिन तुमने 2 फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो दोनों फैमिली के जितने भी फोर्सेस है वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मिलकर तुम पर अटैक करेंगे। ये सुनने बात अपना एमसी बोल दे कि ओ मास्टर जैंग, आप तो सही बातें करें। ये सुनकर वो बोल दे कि ठीक है, अगर मैं सही बातें करूँ तो आज मुझे तुम जिंदा छोड़ दो, जो मेरी फैमिली हो तुमको ओबे करेगी, तुम्हारी ये बात मानेगी, आज से तुम्हारे फैमिली के अंडर आ जाएगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ये सुनने बात अपना एमसी बोलता है, मास्टर जैंग, आपने सबसे पहले बोला था कि यहाँ पर 3 ग्रेट फैमिली मौजूद है, लेकिन अब से यहाँ पर सिर्फ एक ही ग्रेट फैमिली होगी, जो कि हमारी ई फैमिली होगी, इसके छुड़ावा और कोई नहीं होगी। ये सुनने बात झांग बोलते आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। यह सुनकर अपना एमसी बोल रहे, देखो यार, जो तुम्हारे झाऊ और झांग फैमिली है वो हमारे फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी और अभी तक हम चुप थे। तो क्या तुम सोच रहे हो कि हम तुम्हारे से बदला नहीं लेंगे? तुमने हमारे साथ इतना बुरा किया, इसलिए अब हम भी तुम्हारे साथ बुरा करेंगे। अब जो तुम्हारा झाऊ फ्रेंड है उसके पास जाकर मजे करो, जाकर हेल में पता करो कि आखिर वो कैसे कर रहा है। इतना करने बाद जो हमारा एमसी होता है अपनी डाइवरिंग टेक्निक का यूज करने लगता है। ये देखने बाद डरते बोलते नहीं 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 रुक जाओ, और पता चलता है हमारा एमसी ने इसको पूरी एनर्जी को डाइवर्ट कर लिया और इसका भी खेल यहाँ पर खत्म हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्टो को हमको दिखाया जाता है जाओ फैमिली के मेंशन के सीन को, जहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं जो कि गार्डिंग के काम कर रहे थे, जहाँ पर बात कर रहे हो कि ध्यान से यहाँ पर आग जल रही है, जरा सा भी कैंडल का आग इधर उधर बढ़ेगी तो हमारी पूरी रात खराब हो जाएगी, हमको आग बुझाना पड़ेगा। तभी वहाँ पे किसी की एंट्री हो जाती है, बोलते कि है ये बताओ कि अभी हमें कितना लंबे समय तक इंतजार करना है। और इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम हानली है और ये टीचर्स द ब्लड क्वाई रिल, जो कि सेकेंड इन कमांड है हॉर्स गैंग का।
जहाँ पर वहीं पे कोई और भी बैठा होता है जो कि बोलता है, हे यार तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं कमांडर हैंड, तुमको थोड़ा और समय तक इंतजार करना होगा। जब तक जो मेरे मास्टर कोई सिग्नल नहीं देते तो थोड़ा देर और इंतजार कर लो। और बड़ा आराम से चाय पीते हुए बातें कर रहा होता है और इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम झाओ टियान हाउ है और 5th स्टेज ऑफ ब्लड क्वेर रिल्म पर है, जो कि झाओ फैमिली का ये जो ब्रदर था उसका छोटा भाई है। तो दिखाया जाता है ये जो हॉर्स गन का इंडियन कमान होता है वो इस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं पता है कि मैं वाइल्ड हॉर्स का गैंग का सेकेंड इन कमान हूँ, आखिर मैं तुम पर ट्रांस कैसे करूँ? जो तुम्हारी फैमिली हो पूरी तरह से कचड़ा है, लेकिन क्या तुम सोच रहे हो कि मैं कुछ भी ऐसा कर सकता हूँ? ये सुनने बात ये भी बंदा भी बोलता है कि ग्रेट इन कमान, आपका जो मार्शल आर्टिस्ट है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ऑफकोर्स आपको मुझ पर विश्वास करना ही होगा कि आपको नहीं पता है कि हम लोग कैसे ट्रिक को खेलने वाले हैं। अगर आप हमारे जो प्लान है उसको एक बार समझ जाएंगे तो आप भी चुप हो जाएंगे। और बताता है कि आप जितने भी फैमिली हो वो सीक्रेट रिंग पर अंदर गई है। जब वो वहाँ से बाहर आएंगी तो जो मेरा मास्टर है वो अचानक से जो झाऊ फैमिली है, जो हांग फैमिली है, उसका जो भी मास्टर होगा उस पर अटैक कर देगी और इतना पावरफुल अटैक होगा कि वो साला जरूर ही मारे जाएगा। और उसी समय हम उन सभी को फैमिली को भी कैप्चर कर लेंगे। और उस समय ये फैमिली है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी, वो तो हमारे सामने टिक भी नहीं पाएगी। तब आप भी जाइएगा और जाकर वहाँ पर तबाही मचा दीजिएगा और इन सभी फैमिली को पकड़ लेंगे और इन सभी फैमिली पर हमारा कब्जा होगा। ये आपका प्लान कैसा लगा? ये सुनने बाद तो सेकंड इन कमांड भी बोल देखियो, अब मुझे समझ में आ गया, लेकिन तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये जो तुम्हारा डर्टी ट्रिक है, मुझे नहीं पता था कि तुम सभी लोग इतने ज़्यादा प्रेस्टिजियस हो। खुद तो बोलते कि हम राइटियस है, लेकिन ऐसे सारे डर्टी ट्रिक खेलने पे भी मादुर हो चुके हो। ये सुनने बात ये बोलते कि ये कोई भी बात नहीं है यार, ये जो चीज़ें है ना ये जीतने के बाद फैसला होती है कि आखिर विजेता कौन सा ट्रिक का यूज करता है, ये कोई नहीं पूछता है, बस विजेता को ही ध्यान में रखा जाता है। इसलिए आपको भी ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनने बाद सेकंड इन कमांड भी हंसते हुए बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को समझ गया। इतना करने बाद वो अपने स्वord को निकाल लेता। अब बोलता है कि जब मैं वहाँ पर लोगों को मारना शुरू करूँगा तो तुम मुझे नहीं रोकोगे। ये सुनने के बाद ये बंदा ये बोलता है कि कमांडर हान, मैं आपको क्यों रोकूंगा, मैं तो चाहता ही हूँ कि आप दोनों फैमिली को ख़त्म कर दो, इसलिए मैं आपको वहाँ पर रोकने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर ते सेकंड इन कमांड भी हंसते हुए बोलता है, ठीक है, आज जो मेरा हॉर्स गैंग है तुमको एक बहुत ही अच्छा शो दिखाने वाला है जिसको देखने के बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तभी वही भी किसी की एंट्री होती है, हम बोलते हैं क्या तुम मेरे ई फैमिली को ख़त्म करने वाला हो? और दिखाया जाता है जो हमारे एमसी होते हैं वहाँ पर आ गया होता है, हम बोल रहे कि तुम अपने इस मार्शल आर्ट के लेवल के साथ नहीं कर सकते हो। ये सुनने बाद तो सेकंड इन कमांड भी बोलते हैं कि आखिर तुम हो कौन? और ये जो एल्डर होता है ये भी हमारे एमसी को पहचान गया होता है, बोलता है कि ये फैमिली कहती है मास्टर है, यंग मास्टर, इसका नाम तो होंगे। तभी दिखाया जाता है वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं, जी दोनों लोग भी अपने स्वord को उठा लेते हैं और बोलते हैं कि आखिर तुम अंदर कैसे आ गए? आखिर तुम अंदर कैसे आ गए? अगर अंदर आ गए हो तो अब तुम जान से मार जाओगे। इतना करने के बाद ये दोनों लोग हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। ये सब देखते हुए तो हमारा एमसी भी इन सभी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और इन सभी पर अटैक करते हुए अपने मन ही मन में बोल रहे कि ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इन सभी को खत्म करने का समय आ गया। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है एक ही अटैक में सेकंड इन कमांड को मार देता है और सीधे जाकर एक लाती एल्डर होता है इसको भी मारता है। जे कारण जो एल्डर होता है इसको मुंह से ब्लड आ जाता है और दिखाया जाता है हमारे एमसी को चारों तरफ से इन सभी लोगों ने घेर लिया होता है और सीधे आकर हमारे एमसी पर अटैक कर देते हैं। लेकिन हमारे एमसी इन सभी पर अटैक करते हुए बोलते कि अब तुम सभी लोगों को भी मर जाना चाहिए। इतना करने के बाद वहाँ पर बहुत सारी चीखों की आवाज़ सुनाई देती है, बहुत सारे लोगों की काट पीट हो, किसी की गर्दन, किसी के पैर, किसी कुछ, सभी चीज़ें कट गई होती है। ये देखने के बाद ये एल्डर यहाँ से भागने लगता है और भागते हुए बोले कि मुझे बाहर जाना होगा। और बाहर जाने के बाद जैसी नज़र देखता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी उसके सामने एक आदमी आकर पटकता है। ये देखने के बाद तो इसकी और भी हालत ख़राब हो जाती है। तभी वो सामने देखते हुए बोले कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तभी उसके पास हमारे एमसी आते हैं, बोलते हैं कि ओह डियर, मुझे भूल गया था कि मैं तुम्हें बताने भूल गया था कि सामने आखिर क्या हुआ है। तुम्हारे सामने जितने भी लोग हैं वो मारे गए हैं, मैंने उन सभी को नर्क में भेज दिया। और दिखाया जाता है हमारा एमसी ने इस जो परिवार था इसके जितने भी लोग थे उन सभी को मार दिया होता है। वहाँ पर लाशों का पहाड़ ही बन गया होता है, वहाँ पर सभी जगह तबाही ही तबाही दिखाई दे रही होती है। उसके बाद अपना एमसी इस बंदे के पीछे आ गया होता है। पीछे आते हुए बोलता है कि देखो यार, तुम्हारी जो झाओ फैमिली, जैंग फैमिली और ये जो हॉर्स गैंग वाले, इन्होंने 3 बहुत ही बड़ी मिस्टेक की है। ये देखते हुए तो ये बंदा भी घबरा जाता, तभी हमारे एमसी इसके पास जाने लगता है। ये देखते हुए तो अपने स्वord से हमारे एमसी पे अटैक करते हुए बोले कि नहीं तुम मेरे करीब मत आओ। ये देखकर तो हमारा एमसी भी इसका स्वord को अपने हाथों से ही पकड़ लेता है और बोल दे कि देखो यार, जो तुम्हारी सबसे पहली मिस्टेक थी कि तुमने मेरी ई फैमिली के साथ पंगा ली। इतना करने के बाद इसका स्वord को ही तोड़ देता है। ये देखने के बाद इस बंदे की और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि जो तुम्हारी दूसरी मिस्टेक थी ये थी कि तुम इस चीज़ की क्वालिफाई नहीं रखते हो कि तुम मेरे ई फैमिली के साथ पंगा लो।
ये देखकर तो इसकी और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती। और तभी हमारा एमसी बोले कि तुम्हें तीसरी मिस्टेक ये थी कि तुमने मुझसे पंगा लिया। ये देखकर तो ये बंदा चिल्लाते हुए बोले कि यून तुम साले यूजलेस हो, अगर तुमने आज मुझे मार दिया तो ये जो सिटी का मेयर है वो भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारी फैमिली को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी बोलते हैं क्या तुम मुझे डराने की कोशिश करे तो, लेकिन नहीं तुम मुझे नहीं डरा सकते हो। इतना करने के बाद हमारा एमसी इसको 2 टुकड़ा कर देता है और हमारा एमसी का पावरफुल अटैक इतना ज़्यादा होता है कि इसका टुकड़ा होने के बाद भी इसकी बॉडी इसका शरीर से अलग नहीं होती और ये बंदा वहीं पे गिर कर मारा जाता है। ये देखने के बाद तो वहाँ पर कुछ देर बाद उसके फादर भी आ जाते हैं, बोलते हैं बेटे क्या तुम ठीक हो। ये सुनने के बाद अपना एमसी बोलते हैं फादर आप बहुत ही सही समय में, आप यहाँ पर जितने भी चीज़ें उन सभी को संभाल लीजिए, मैं थोड़ा जाकर जाओ फैमिली से मिलकर आता हूँ। ये देखने के बाद तो ये जो आदमी आगे वाला आदमी होता है बोलते हैं कि जी जो हमारे यंग मास्टर है, क्या मैं इनको जानता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चला कि यही हमारे यंग मास्टर हैं। तभी उसके फादर को दिखाया जाता है जिसका पसीने छूट गए होते हैं। बोलते कि मेरे बेटे ने जी यहाँ पर बहुत सारा मजाक कर लिया, अब चाहे उसको थोड़ा फन करना बंद कर देना होगा। तभी हमको 3 दिन बाद का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर हमारे एमसी के घर पर आ रहे होते हैं और इन सभी ट्रेजर को देखते हुए ये जो बटलर होते हैं बातें कर रहे होते हैं कि ये मास्टर और हमारे यंग मास्टर, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमने बहुत सारी चीज़ों को झाऊ फैमिली और झांग फैमिली से ले लिए, उनके सभी डिसाइबल उनके सभी फोर्सों को भी ख़त्म कर दिए। अब से जो हमारे ये फैमिली है ये पूरा जगह पर कब्जा करेगी और हमारी ये फैमिली अगर सबसे पावरफुल फैमिली बन चुकी है। और हमने जब रेड मारा था तो वहाँ पर बहुत सारा सोना चांदी मिला था जिसके कारण हम और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। ये सुनने बाद तो हमारे एमसी बोलते हैं अंकल आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये सुनने बाद तो अंकल बोलते हैं कि यंग मास्टर ये मेरा प्लेजर है। तभी अपने एमसी के फादर भी अपने एमसी के पास आते हुए बोलते हैं कि बेटे तुमने यहाँ पे इतने सभी चीज़ें कर दी है ना, इसलिए जाकर अब तुम आराम कर लो, अब तुम्हें ज़्यादा हमारी फैमिली की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तभी अचानक से वहाँ पर कोई आ जाता है, बोलता है मास्टर, इतना करने के बाद धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है। ये देखते हुए तो सभी लोग भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी वो बोल रहा है कि मेयर ने आपको इनवाइट किया, हम जल्दी से चलिए, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमको मेयर के मेंशन को सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बात कर रहा होता है कि यंग मास्टर आप इसी रास्ते से आइए, मेयर आपको बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे होते हैं। तो दिखाया जाता है हम एमसी को जो कि मेयर के घर पर आ गए होते हैं और उसके सामने बहुत सारे गार्ड होते हैं जहाँ पर एमसी इन सभी गार्ड को देखते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे गार्ड हैं। तभी हमारा एमसी आगे चल जाता है जहाँ पर एक लड़की बैठे होते हैं, जहाँ पर जो लड़की होती है बोलती है कि फादर वो बरसन आ चुका है। ये सुनने के बाद उसका फादर बोले ठीक है, और हमारा एमसी इन सभी को पीछे से देखते हुए बोल रहे कि यही मेयर है। तभी हमारा एमसी मेयर के पास जाते हुए बोलता है कि मेरा नाम यून है और मैं ई फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं जो मेयर है उसको ग्रेट करता हूँ। ये सुनने के बाद तू जो मेयर होता है वो हमारे एमसी पे अटैक कर देता है, लेकिन हमारा एमसी अपने सामने एक सील बना के इन सभी अटैक को रोक लेता है और बोलते कि मेयर आखिर आपका ये सभी करने का क्या मतलब था। ये सुनने के बाद तो मेयर भी बोल दे बच्चे तुम्हारे पास तो बहुत ही अच्छी मार्शल आर्टिस्ट है, क्या देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी मेयर भी सामने घूम जाता है, बोल कि अभी तुम इतने छोटे उम्र में ही 9 स्टेज ऑफ ब्लड क्वेरीन पर पहुंच चुका है, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि तुम यहाँ की इतने सारे ग्रेट फैमिली को खत्म करने में कामयाब हो पाए। और ये जो लड़की होती है इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम फैंग यूनलिन है और ये 9 स्टेज ऑफ ब्लड क्वेरीन पर है और ये इसकी बेटी है। तभी दिखाया जाता है मेयर को जिसका नाम फैंगली है, जो कि जिसके बारे में बताया जाता है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रैंड मास्टर रील पर है और ये बायून सिटी का एक मेयर है जहाँ पर ये जो मेयर होता है वो हमारे एमसी की तरफ देख रहा होता है। ये देखते हुए तो हमारा एमसी बोलता है मेयर क्या आप मुझसे लड़ाई करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद तो मेयर भी बोलते हैं कि हाँ करूँगा, अगर बताओ मैं करूँगा तो तुम कर क्या लोगे। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलते कि हमारी फैमिली के अगेंस्ट में आप प्लॉटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप ऐसे ही करना चाहते हैं तो मैं भी आपसे लड़ाई करूँगा। और बोलता है कि ठीक है, अगर आप मेरे साथ ऐसे ही सभी चीज़ें करेंगे ना तो आप इन सभी चीज़ों के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय यहाँ का मेयर को चेंज करने का समय आ चुका है। ये सुनने के बाद तो मेयर भी बड़े गुस्से से हमारे एमसी की तरफ देखने लगता है और हमारा एमसी भी बड़े गुस्से से मेयर की तरफ देखने लगता है और इन दोनों का ऐसे गुस्से करा वहाँ पर तो चिंगारियाँ उड़ रही होती तो दिखाया जाता है मेयर को, जो कि बोलते हैं मेरे बेटी जल्दी से मुझे आई ड्रॉप दो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। ये सुनने के बाद उसके बेटी बोलती ये लीजिए फादर ये रहा। ये देखते तो हमारा एमसी भी चौंक जाता है, बोलते कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी मेयर अपने आंखों में आई ड्रॉप डालते हुए बोलते कि बेटे मुझे माफ़ करना यार, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा हूँ इसलिए मैं लंबे समय तक अपनी रियल एनर्जी का यूज़ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें इतना ज़्यादा ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनने बाद तो एमसी बोलते हैं नहीं 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी जो मेयर होते हैं बोलते हैं कि यंगस्टर, आज का जो यंगस्टर है बहुत ज़्यादा ब्रेव हो रहे हैं, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए। तभी ये बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन कराया था, ये जो तुम्हारी ई फैमिली और इन सभी के बीच में पंगा हुआ था तो मुझे पता चला था कि जो ई फैमिली जो झाऊ फैमिली है और जो झांग फैमिली है वो लोग बहुत ज़्यादा करप्ट लोग थे। उन्होंने हॉर्स गैंग के साथ मिलकर बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मारा था, इसलिए उन सभी लोग भी तो मरना डिजर्व भी करते हैं। ये सुनने बाद तो हमारे एमसी बोलते हैं ओ तो ऐसा बात है, लेकिन आपने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है।
सुनने बाद तो मेयर बोल रहे ठीक है, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या तुम रिक्वेस्ट को फुलफिल करोगे? ये देखो ये मेरी बेटी है, इसका नाम यार्लिंग है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसको कैनकुन सेट के अंदर लेकर जाओ जो कि क्यूंगियान काउंटी के अंदर पड़ती है। तुम अपने एबिलिटी के साथ इसको प्रोटेक्ट कर पाओगे। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी और ये लड़की दोनों ही चौंक जाती हैं। तभी वो बताते हैं कि हाँ आपको तुमको यहाँ पर ले जाना ही होगा। ये सुनकर तब एमसी अपने मन ही मन बोलता है क्या कैनकुन सेट? साला वो ओल्ड मैन भी मुझे यही बात कर रहा था कि मुझे वहाँ पर जाना है, ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। तभी जो उसकी बेटी होती है चिल्लाते हुए मेरे पर बोल दी कि फादर आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं भेजेंगे, तो पर भी आप मुझे वहाँ पर कैनकुन सेट के अंदर भेज रहे हैं, आखिर आप ऐसा क्यों करें? ये सुनने बाद उसके फादर बोलते हैं कि मेरी बेटी मेरी बात ध्यान से सुनो यार, तुम लोग बहुत बड़ी हो चुकी हो और जो देख रही हो ना मेरे हेल्थ भी कितना ज़्यादा खराब हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें लंबे समय तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तुम तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम कैनकुन सेट के अंदर जाकर अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा पाओगी और तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर होने के बाद आकर मुझे भी संभाल पाओगी, तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी बोलते कि ओह क्या ऐसा कि आप अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छा पार्टनर को ढूंढ रहे हैं। दोबारा से हमारा एमसी बोलता है मेयर फैन मैं, लेकिन लेकिन मुझे ऐसा ही नहीं लग रहा है कि मैं आपको प्रॉमिस कर पाऊंगा कि मैं आपकी बेटी को कैनकुन सेंट के अंदर लेकर जा सकूं। ये सुनने के बाद तो मेयर भी बोल रहे देखो यार मुझे तुम्हें कुछ बताना दो, अगर तुम मेरी बेटी को लेकर जाओगे तो तुम्हारे लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखो यार मैं तुम बताता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन जो तुम्हारी फैमिली है इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रांग लोग मौजूद हैं, जैसे कि तुमने आज 2 फैमिली को ख़त्म किया, हो सकता है कि भविष्य में कुछ और लोग आकर तुम्हारी फैमिली को ख़त्म कर दें, इसलिए तुम्हें बाहर जाना चाहिए, बाहर के लोगों से मिलना चाहिए। बाहर के लोगों से मिलोगे तो और भी ज़्यादा ताकतवर बनोगे और तुम्हें कल्टीवेशन की ऐसी-ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। मैं यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुम्हारी फैमिली का प्रोटेक्शन करूँगा। अब बताओ ये तुम्हारे कैसा लगा? मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारी जो फैमिली है उसको कुछ भी नहीं होगा। अब बताओ क्या तुम मेरी बातों को मानोगे? चाहता हूँ कि जब तक मेरी बेटी बड़ी नहीं हो जाए, बहुत ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए, तब तक तुम मेरी बेटी को प्रोटेक्शन करो और मेरी बेटी के साथ ही रहो। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मेरी बेटी को कुछ भी ना हो। देखो यार मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। ये सुनने बाद तुम्हारा एमसी बोलते ही देखो यार मुझे ऐसा लगा कि आप बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं। जो मेरी ये फैमिली है उसको किसी के भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इतना करने के बाद जो हमारे एमसी बोलते हैं मेयर मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ये सुनने के बाद मेयर बोलते हैं ओह तुम तो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो। तभी हमारा एमसी चुटकी बजाता है तो छोटा भीम गुस्सा हो जाता है। तभी कोई आकर एक जो गार्ड होता है उसके अपने गर्दन पर स्वॉर्ड रख देता है। ये देखने के बाद तो गार्ड भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और पता चलता है हमारी फैमिली के जितने भी लोग होते हैं गार्ड पर अपने स्वॉर्ड का रख दिए होते हैं। और हमारा एमसी बोलता है कि हम सॉरी मेयर, लेकिन देखिए आपको मेरी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है बल्कि मुझे आपकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ये देखते हो तो इसकी बेटी भी अपने चाकू को निकाल लेते बोलती यूं आखिर तुम कर क्या रहे हो? यह सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है देखो अरे इन सभी को मारने की जरूरत नहीं, इन सभी को बस ऐसे ही पकड़ा कर रखो। और बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और हमारा एमसी बताता है कि ये सभी लोग ये जो मेंशन है इसके बाहर ही खड़े हुए थे और लंबे समय से इंतजार करते, जब भी मैं इशारा करूंगा ये सभी लोग एक ही बार में अटैक कर देंगे। और तभी हमारा एमसी मेयर से पूछते हैं कि मेयर बताइए कि ये जो हमारी स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्या मुझे आपकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? ये सुनने बाद तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा घबरा गए होते हैं। तभी मेयर को भी दिखाया जाता है जो कि अपने मन ही मन में बोल रहा है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा कि ये जो ई फैमिली है इसके अंदर इतने ज़्यादा 7 स्टेज ऑफ ब्लड क्वेरीन के एक्सपर्ट होंगे। ओह ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और इन लोगों ने अपना ऑरा कितनी अच्छी से छुपा कर रखा था कि ये मुझे पता भी नहीं चला कि यहाँ पर कोई है। उसके बाद हमारा एमसी वहाँ से जाने लगता है, बोल रहे ठीक है अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, इसलिए हमें नहीं लगता है कि अब हमें कोई भी बुली कर सकता है। ठीक है मेयर मैं यहाँ जा रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी बन जाऊँगा। ये सुनने के बाद मेयर भी हंसने लगता है। अब बोलता है कि ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सिचुएशन को बहुत ज़्यादा मिसजज कर लिया है। तभी अपना एमसी बोलता है मेयर लेकिन आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। ये सुनने बाद मेयर बोलता है क्या? ये सुनकर हम एमसी बोला कि आपने कहा था कि ये जो वर्ल्ड है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है। ऐसा लग रहा है कि मुझे जाकर उन सभी को ढूंढना होगा और देखना होगा कि कितने ज़्यादा पावरफुल लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तभी वो जो मेयर होता है वो बोलता है कि ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब अपना ट्रम्प कार्ड का यहाँ पे यूज करना ही होगा। ये सुनने बाद हमारा एमसी बोलता है ट्रम्प कार्ड आखिर तुम क्या करोगे? तभी मेयर बड़ी तेजी से आकर हमारे एमसी को पकड़ लेता है और बोलता है बेटे प्लीज़ मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ कि मैं खुद को ही नहीं बचा पाऊँगा, तो मैं अपनी बेटी को कैसे बचा पाऊँगा? तुम तो बहुत ज़्यादा यंग हो। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें नहीं पता है कि किसी बेटी को बढ़ाना करना कितना ज़्यादा मुश्किल काम होता है, इसलिए तुम क्या सोच रहे हो कि इतनी आसानी है किसी बेटी को पालना? मैं चाह रहा हूँ कि तुम मेरी बेटी को प्रोटेक्ट करो, क्या इसमें कोई गलत है? मैं इतना बूढ़ा आदमी तुमसे कुछ मांग रहा है? ये सुनने के बाद उसकी बेटी भी शर्मिंदा होती है, बोलती है फादर आखिर आप क्या कर रहे हैं? और हमारे एमसी बड़े ज़्यादा शर्मिंदा हो गया होता है। तभी मेयर बोल दे कि यून अगर तुम मुझे प्रॉमिस नहीं करोगे तो मैं रोज़ ऐसा ही रोता रहूँगा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, प्लीज़ ये प्रॉमिस कर दो कि तुम मेरी बेटी को संभालोगे। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोले ठीक है मैं इस चीज़ को प्रॉमिस करता हूँ।
और मनी मन बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी दिखाया जाता है मेरे को बड़ा ही तेजी से वहाँ से निकल जाते हैं और बोलते ठीक है, तुमने प्रॉमिस कर दिया ना तो तुम अपने बात पर कायम रखना। फ्यूचर में तुम ये बात को कभी मत भूलना कि तुम्हें मेरी बेटी को प्रोटेक्ट करना है। इतना करने के बाद वो एक टेक्निक को निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि ये जो हमारे मार्शल आर्ट फैमिली है इसके अंदर ये पावरफुल टेक्निक है जिसको सिर्फ कोई मर्द ही यूज कर सकता है, कि उसके इसके अंदर मैस्कुलिन और डोमिनेटिंग ऑरा मौजूद है। इसका कोई भी फीमेल यूज नहीं कर सकती। हर दुर्भाग्य से मेरे पास कोई भी बेटा नहीं, मेरे पास एक बेटी है, इसलिए मैं इस चीज़ को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इसकी मदद से तुम बहुत ही पावरफुल बन सकते हो। ये सुनने बाद हमारा एमसी भी उस टेक्निक को ले लेता है जिसका नाम बजरा गेज फिजिक है। और जब हमारा एमसी लेता है तो उसका सिस्टम बता दिया जाता है कि आपने एक टेक्निक को लिया है जो कि अर्थ ग्रेड का मार्शल आर्ट है, जो कि वज्रा गेट फिजिक है। ये देखते हुए तो हमारा एमसी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। तभी वो सिटी लॉर्ड होता है उसको ग्रीट करते हुए बोलता है कि मेयर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने ये जो टेक्निक थी इसको मुझे दी, इसलिए जो आपकी बेटी है उसके 3 दिनों के बाद आकर मैं यहाँ से क्यानकुन सेट के अंदर ले जाऊँगा। ये सुनने बाद मेयर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 3 दिनों बाद, जो कि किंगवन काउंटिंग अंदर होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं। ये देखते हुए तो एक आदमी बोलता है कि भाई आखिर यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं। ये सुनने बाद तो मुर्गा खाने वाला भाई भी बोल रहे देखो यार, तुम्हें नहीं पता है कि जो यहाँ पे क्यानकुन सेक्ट हुआ यहाँ पर डिसेबल का रिक्रूट कर रहा है। बताया जाता है कि ये बोल रहा होता है कि जो क्यानकुन सेट है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल डिसेबल ही आते हैं, और जो लोग पावरफुल होते हैं वही आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल मास्टर भी आए, और जो लोग भी पावरफुल होते हैं वो यहाँ का टेस्ट देने के बाद यहाँ का डिसेबल बन पाते हैं। सुना है कि क्यानकुन सेट के अंदर डिसेबल का रिक्रूट करना बहुत ज़्यादा हार्श होता है। यहाँ पर बहुत सारे टेस्टों को पास करने के बाद ही कोई जा पाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ने यहाँ पर बहुत ही लंबे समय तक के लिए अपनी खुद की प्रैक्टिस की ताकि वो क्यानकुन सेट के अंदर आ सके। देखते हैं कि आखिर कौन कौन है जो इस चीज़ में सक्सीड होता है। और यही नहीं, जो सक्सीड हो पाते हैं वो सिर्फ आउटर डिसेबल बनते हैं, और इनर डिसेबल बनने के लिए उनको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि वो और ज़्यादा इस रिसोर्सेज का एंजॉय कर पाए। ये सुनने बाद तो सामने वाले बंदे बोले कि इस केस में हमारे लिए बेटर होगा कि हम किसी और चीज़ को ढूंढ लें, हमारे लिए ये नहीं है कि हम सेट के अंदर जा पाते हैं। तो दिखाया जाता है हमारे एमसी को और सिटी लॉर्ड की बेटी को, जो कि वहाँ से जा रहे होते हैं। बोले ठीक है भैया चलते हैं। तभी सिटी लॉर्ड की बेटी को भी दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी से बोलती है भाई तू इतने ज़्यादा चुपचाप क्यों है, ऐसा लग रहा है कि तुम उन सभी की बातों को सुने और बहुत ज़्यादा डर चुके हो, क्या तुम्हें डर लग रहा है क्यानकुन सेट के अंदर नहीं जा पाओगे। ये सुनने बाद अपना एमसी बोलता है डर डर तो मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फील हो रहा है। ये सुनने बाद वो बोलती है क्या एक्साइटिंग, और हमारा एमसी इधर उधर देखते हुए बोलता है कि सिटी है, ये तो हमारे सिटी से बहुत ज़्यादा बड़ा है, ऐसा लग रहा है कि कम से कम 3 गुना तो बड़ा होगा। चलिए देखते हैं कि आखिर आगे क्या होता है। ऐसा लग रहा है कि जो क्यानकुन सेट है मुझे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं करेगा। तो दिखाया जाता है बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं क्यानकुन सेट के अंदर। ये देखते हुए तो सिटी लॉर्ड की बेटी बोलती है कि ओह तुम ऐसा लगे तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, तो चलो देखते हैं कि आखिर आगे क्या होता है। तो उसके बाद ये सभी लोग क्यानकुन सेट के पास आ गए होते हैं जहाँ पे एक माउंटेन होता है जिसका नाम क्विंग न्यू माउंटेन है। इसी के ऊपर क्यानकुन सेट लोकेटेड है। तो ये दिखाया जाता है ये सभी लोग सीढ़ियों पर चढ़ रहे होते हैं और बताया जाता है कि इस सीढ़ी के पार करने के बाद ही अब क्यानकुन सेट के ऊपर पहुंचोगे। ये भी एक टेस्ट ही है। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी भी आगे जा रहे होते हैं, बोल रहे हैं कि ये जो चैलेंजिंग कंपटीशन है ये क्लाइम करना इतना भी ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये जो चैलेंज है मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। तो दिखाया ज़्यादा है, कोई बोल दे कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो फैंग, और तभी सीन शिफ्ट होकर हमको दिखाया जाता है एक लड़की को। ये लड़की कोई और नहीं, ये सिटी लॉर्ड की बेटी होती है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और वो हमारे एमसी की तरफ देखते हुए बोल दी कि भाई ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है, मैं तो इसको पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ, आखिर अब मैं क्या करूँ। तो दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि बाहर के सीनरी को देखते हुए बोल दे कि वाह ये कितनी ज़्यादा सुंदर दृश्य है, इसको तो मुझे अपने नज़रों में उतार लेना चाहिए। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है ज़्यादा है सिटी लॉर्ड की बेटी को अपनी तरफ खींच लेता है। ये देखने के बाद तो सिटी लॉर्ड की बेटी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और शर्माती हुई बोलती कि आखिर क्या ये कर रहा है। तभी वो मन ही मन में सोचती है क्या ये मुझे अपने गोद में उठाएगा और गोद में उठाकर मुझे यहाँ से ले जाने वाला है। तो दिखाया जाता है एमसी को जो कि बड़ी अजीब ढंग से इसको पकड़ लेता है और बोल रहा है ठीक है ये बहुत ही अच्छा रास्ता है जिसकी मदद से मैं तुम यहाँ से तेज़ी से ले जा सकूँ। ये सुनने के बाद तू बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी हमारा एमसी बोला ठीक है तू मुझे बहुत अच्छी तरह से पकड़ लो वरना तुम्हारा हाथ भी छूट जाएगा। इतना करने के बाद हमारा एमसी उसको बड़ी अजीब तरीके से हिलाते हिलाते वहाँ से लेकर जाने लगता है, और कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि बड़े मुश्किल से आगे जा रहे होते हैं, और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि इस लड़की को बड़ी तेज़ी से वहाँ से लेकर जा रहे होते हैं जिसका वो लड़की बहुत ज़्यादा डर गई होती है। तभी ये सभी लोग बोलते कि आखिर यहाँ से हमारे पास से कौन तेज़ी से निकला। और उसके बाद कुछ टाइम बाद के सीन को हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपने एमसी होता है इस लड़की को बड़े ही अजीब तरीके से, जैसे कि हम लोग दोस्तों रस्सी फानते हैं उसी तरह से इसको लेकर आ रहे होते हैं, और लेकर आने के बाद जमीन पर फेंक देता है। बोलता है फाइन अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और लड़की को भी चक्कर आ गया होता है जहाँ पर इन सभी के सामने 2 लोग आ जाते हैं, और दोनों लोग डिकॉन होते हैं ये हमारे क्यानकुन सेट के। जहाँ पर जो टोपी वाला इंसान होता है बोल रहा है कि तुम सभी लोग कांग्रेचुलेसन कि तुम सभी लोगों ने फर्स्ट ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है। अगर तुम लोग यहाँ पर आ चुका है इसका मतलब ये है कि तुम हमारे क्यानकुन सेट को ज्वाइन करना चाहते हो। जो हमारे क्यानकुन सेट है इसको ज्वाइन करना इतना भी आसान नहीं होता है। अगर तुम लोग
हमारे कैनकुन सेट का ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर कुछ रूल है जिसकी मदद से ही तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले रूल ये है कि तुम लोग 18 साल से कम होना चाहिए और तुम सभी लोग क्यूआई ब्रडलिन पर पहुंच चुके होगे। ये सुनने बाद तो ये दूसरा बंदा बोलता है ठीक है, ये एक अपने वाला स्टोन है जिसके ऊपर तुम लोग अपने हाथ करोगे तो ये बता देगा कि तुम्हारी उम्र क्या है और तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल क्या है। इसलिए जाओ जल्दी से इस पर हाथ रखो, जो लोग भी पास होंगे वो लाइट अप कर देंगे और जो लोग भी पास नहीं होंगे वो यहाँ पर लाइट नहीं जलेगा। इसका मतलब ये है कि वो हमारे सेट के अंदर रिक्रूट नहीं हो पाएंगे। ये सुनने बाद तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं चौंकते हुए बोल देंगे जैसे कि हम सभी ने एक्सेप्ट किया था कि हम लोग को कितनी हार्श कंडीशन मिलेगी इस सेट को ज्वाइन करने के लिए। इसलिए चलो चल कर देखते हैं कि आगे क्या होता है। तभी कुछ समय बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर इन सभी लोगों ने टेस्ट को पास कर लिया होता है। ये देखते हुए तो सेट के जो ये सभी डिकॉन होते हैं वो भी बोल रहे ठीक है, तुम सभी लोगों ने यहाँ पर स्टैंड टेस्ट को पास कर लिया है, इसलिए तुम सभी लोग क्वालिफाई हो कि तुम सभी लोग हमारे कैनकुन सेट को ज्वाइन कर सकते हो। इसलिए अब तुम सभी को लेवल का चेक करने का तो हो चुका है, तब तुम सभी लोग स्ट्रेंथ चेक करने का समय आ चुका है। और यहाँ पर ये जो एल्डर होता है वो मन ही मन में सोचता है कि यहाँ पर कम से कम 40 लोग मौजूद हैं। इसलिए वो रिकॉन बोलता है ठीक है, तुम सभी लोग यहाँ पर ट्रायल को पास कर चुके हो ना, तो सेकेंड ट्रायल के अंदर चलते हैं, तुम सभी लोग मुझे फॉलो करो। इतना करने के बाद वो सभी लोग सेकेंड ट्रायल के पास लेकर चला जाता है जहाँ पर दिखाया जाता है रास्ते में कुछ लोग अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। ये देखकर तो हमारे MC भी मन ही मन में सोचता है कि ये तो मार्शल अरीना है कैनकुन सेट का, कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। तो दिखाया जाता है यहाँ पर ये जो एल्डर होता है बोल रहा है ठीक है, तुम लोग फाइनल ट्रायल यहाँ होने वाला है और जो लोग भी यहाँ पर जीतेगा हुआ ये हमारे कैनकुन सेट का डिसेबल बनेगा और वो भी सिर्फ आउटर डिसेबल बनेगा। और यहाँ का रूल बहुत ज़्यादा सिंपल है, तुम सभी लोगों का लड़ाई करना है, जो लास्ट में 20 लोग बचेंगे वही विनर होंगे, वही हमारे कैनकुन सेट का जो मैच है उसको क्लियर कर पाएंगे और उन सभी लोगों के पास एक मौका होगा कि वे हमारे सेट को ज्वाइन कर पाए। और तुम सभी लोग इस फाइट के अंदर वेपन का भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि तुम किसी को हर्ट नहीं कर सकते हो। ये सभी तुम्हें समझ में आ गई? ये सुनने बाद वो सभी लोग बोले कि हाँ मुझे समझ में आ गई। ये सुनकर ये एल्डर बोला ठीक है, इस ट्रायल को शुरू करते। तब इसी इंस्टीट्यूट में दूसरे लड़कों को दिखाया जाता है जो कि इन सभी को देखते हुए बोले कि यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ और नए रोकी जा चुके हैं। तभी बोल रहा है कि मुझे शक है कि आखिर इस समय का जो पार्टिसिपेंट हो कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे और इसका नाम हानफेंग है। और दोस्तों भविष्य में जो हमारा MC होता है इसको बड़ी तरह से धुलाई करने वाला है। तभी दिखाया जाता है उसके पास एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम चैंगपिंग है, जो कि बोलता है बच्चे क्या तुम यहाँ पर इन सभी को देख रहे हो, क्या तुम मुझसे कोई बेट लगाने वाले हो कि आखिर इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होगा। तो दिखाया जाता है हमारे MC को जो कि इनके बगल से जा रहा होता है। ये देखने के बाद तो चैंगपिंग बोलता है कि क्या तुम मुझसे एक बेट लगाओगे, क्या आखिर ये बंदा कितने लंबे समय टिक पाएगा। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं इस बंदे पर तुमसे बेट लगाने वाला हूँ। ये सुनने बाद ये बंदा भी बोल रहा है ठीक है, मैं तुमसे भी बेट लगाऊंगा, मैं यहाँ पर अपने 6 महीने के सेविंग का यूज करने वाला हूँ। ये सुनने बाद ये बोल रहा है ठीक है, मैं भी यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है और कौन जीता है। दिखाया जाता है सभी लोग बात जान लगते हैं। ये देखते हुए तो चैंपिंग बोल रहे ब्रदर चलो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये देखकर तो हान बोल रहे देखो यार अगर तुम हार जाओगे तो तुम्हें रोना नहीं होगा। और मन ही मन में बोल रहे कि मैंने सुना है जो काव फैमिली है वो उसका एक रेयर जीनियस यहाँ पाया और मुझे पता चला कि 5 साल की उम्र में ही फोर्थ स्टेज जब क्यूआई ब्लड ड्रीम पर पहुंच चुका था। अब ऐसा लग रहा है कि वो अब तो और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, अब वो 15 साल की उम्र हो चुका है उसका, तब वो कम से कम फर्स्ट लेवल ऑफ ग्रैंड मास्टर रीन पर तब पहुँच ही चुका होगा। तो ये बोल रहे कि बच्चे तुम नहीं जानते हो कि तुमने किस पे अपने एलेक्जर को लगा दिया, अगर तुम मेरे साथ कुछ को शेयर कर लेते हैं कुछ पता लगा लेते तब तुम मेरे साथ ऐसा लगाने की हिम्मत भी नहीं करते। तब दिखाया जाता है एलर को जो कि बोल रहा है ठीक है तुम लोग का ड्यूअल यहाँ से शुरू होने वाला है। तो दिखाया जाता है इन सभी लोग को जो कि ड्यूअल के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर तो सिटी रोड की बेटी बोलती है कि देखो यार ये सभी लोग ड्यूअल करने वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कवर दे रहा हूँ, तुम ये अच्छी तरह से फाइट करना। ये सुनकर तो हमारा MC बोल रहा है डिकॉन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इतना करने बाद जो अपना टोकन होता है डिकॉन की ओर फेंक देता है, बोल रहा है कि मैं इस टोकन का यूज करने वाला हूँ, क्या मैं सेट को ज्वाइन कर सकता हूँ। ये देखने के बाद डिकॉन भी उस टोकन को ले लगता है, बोलता है कि तो टोकन जो एल्डर क्यू है उनका टोकन है, आखिर इस बच्चे के पास कैसा है। और ये देखते हुए तो ये जो हान होते चिल्लाते हुए बोलते कि आखिर ये कैसे हो गया, इसके पास ऐसा टोकन कैसे आ गया। उसके बाद ये जो एल्डर होते हुए MC बोलते हैं देखो यार तुमको एल्डर ने पहले ही पास कर दिया, इसलिए तुम यहाँ का डायरेक्टली डिसेबल बनते हो, तुम्हें ये जो मैच है इसके अंदर ज्वाइन होने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ तुम इस मैच को पास करते हो और ठीक है तुम बाहर खड़े होकर यहाँ का बैटल का मजा लो। ये सुनने बाद तो MC बोला ठीक है मैं समझ गया। तभी ये जो सीट की बेटी बोलती क्या तुम यहाँ से लड़ाई नहीं करने वाले हो, क्या मैं यहाँ पर अकेले लड़ाई करूँ। ये सुनने बाद हमारे MC बोले देखो यार अगर तुम्हें पावरफुल बनना है
और तुम्हें एक्सपीरियंस गेन करना है तो तुमको खुद पर रिलाई करना होगा, तुम्हें खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा। अगर मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं बन पाओगे, इसलिए जाओ और लड़ो और अच्छी तरह से लड़ना। ये सुनने के बाद वो बोलते ठीक है, मुझे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, मैं अपनी लाइफ को खुद से बचा सकती हूँ। इतना करने के बाद वो आगे जाने लगती है और बोले ठीक है, मैं यहाँ का सिर्फ ये तो सिर्फ आउटसाइड डिसाइबल का ट्रायल है ना, मैं इसको जरूर ही जीत लूँगी। इतना करने के बाद वो सामने की तरफ, उसके बाद ये जो लड़की होती है बहुत तेजी से चिल्लाते हैं इमर्ज, और जैसे इमर्ज चिल्लाते हैं इसके हाथ में एक डंडा होता है जो कि कोड़े के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये देखते हुए तो हमारा एमसी बोलता है कि इसका जो मेथड है बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे नहीं पता था कि इसके पास इतना अच्छा मेथड है। देखते हैं कि आखिर ये किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट करती है। अगर इसको स्ट्रॉन्ग बनना है तो इसको खुद को प्रोटेक्ट करना तो आना ही होगा। मैं इसको ऐसे ही पे हमेशा तरह से रिलाई नहीं करवा सकता, इसको मुझको स्ट्रॉन्गर बनाना होगा ताकि ये सही समय पर खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तभी दिखाया जाता है इस लड़की को जो कि बड़ी तेज जाकर इन सभी को खत्म कर रही होती है। ये देखने के बाद तो चिंगपिंग बोल रहा है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये जो लड़की इस तरह से नहीं आ रही है, देखो कितनी आसानी से ये जीत रही। ये देखने के बाद वो बोल रहे कि आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, सामने देखो अभी क्या होगा। ये देखते हुए कि पिंग भी बोल रहे बच्चे तुम ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई इंक्वायरी नहीं की है, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं इतनी आसानी से तुम पर बेट लगाऊंगा, लेकिन नहीं, तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो ना। देखो मैंने बहुत अच्छी तरह से इंक्वायरी करने के बाद किस तरह से बेट लगाया, इस बेट को तो मैं जीतने वाला हूँ। तो वैसे तो अब फाइट ऐसे ही शुरू होती है, बहुत सारे लोग हार रहे होते हैं, बहुत सारे लोग जीत रहे होते हैं, बहुत सारे लोग पिटा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग पीट भी रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है सिटी लोड की बेटी को जो कि हमारे एमसी की तरफ देखते हुए बोले कि मुझे नहीं पता है कि जब भी मैं इस बंदे को देखती हूँ तो जो भी मेरा नर्वसनेस होती है पूरी तरह से गायब हो जाती है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तभी दिखाया जाता है अचानक से सिटी लोड की बेटी को ये अटैक करता है और बोल रहा है कि अब मेरी बारी। ये देखते हुए तो सिटी लोड की बेटी भी उसका अटैक को खुद को डॉज कर लेती है। तभी वो बंदा उसके पीछे आ जाता है और बोल रहा है कि तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। इतना करने के बाद वो उसके गर्दन को पकड़ लेता है, बोल रहा है कि जल्दी से आज मैं तुम्हें अपने स्वord के हाथों से खत्म कर दूंगा। और बोल रहा है कि यहाँ पर वीक लड़कियों का कोई भी जरूरत नहीं है, तुम हमारे क्यानकुन सेट के अंदर क्यों आई हो, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। ये सुनने बात ये भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और जल्दी से आदमी बोल रहा है कि जल्दी से तुम खुद को डिफीट करो वरना आज मैं तुम्हारे गर्दन को तोड़ दूंगा और तुम यहाँ पर मार ही जाओगे। ये वो हमारे एमसी की तरफ देख रही होती है, बोली डैम इट, वो मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी सीटों की बेटी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और हमारे सीटों की बेटी बोल रही ठीक है, मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकती हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि नो मैटर वेन। और ये जैसे ही बोलती है इसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। ये देखने के बाद ये बंदा ही बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और पता चलता है कि ये बेटी अब बहुत पावरफुल बन रही है और ये ब्रेक थ्रू करने वाली है। और बोल दे कि तुम किसी भी वुमेन को इस तरह से अंडर नहीं कर सकते, और तुम इस तरह से अंडर एस्टिमेट करोगे तो तुम पागल हो जाओगे साले, खत्म हो जाओगे। इतना करने के बाद वो उसको दूर फेंक देती और दिखाया जाता है ये बंदा घसीटते हुए बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है। ये देखने के बाद तो हैंग भी चिल्लाते हुए बोले कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी दिखाया जाता है जो हमारी सिटी की बेटी होती है वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर ली होती है। ये देखते हुए तो हमारे एमसी भी हंसते हुए बोलते कि है इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं था। और तभी हमारे सिटी की बेटी बोलती है बताओ अब कौन आगे हारने वाला है। ये देखकर तो ये बंदा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और पीछे से आकर सिटी की बेटी पर अटैक करने के लिए चल जाता है, बोलता है डैम इट बीच, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी इसके पीछे कोई पीठ पर हाथ रखता है और धड़ाम से जो हमारा एमसी होता है इसका हाथ को इतनी तेजी से दबाता है कि ये अपने घुटने पर आ जाता है। ये देखते हुए बंदा चिल्लाते हुए बोलते हे आखिर तुम कर क्या रहे हो। तभी दिखाया जाता है एमसी को जो कि बड़ी तेजी से इसको दबा रहा होता है, जिसका कारण इसके साथ पैर की हड्डी भी टूट गई होती है, जिसके कारण बहुत तेजी से चिल्लाता है कि मेरे पैर की हड्डी। तभी हमारे एमसी उसको पटक कर उसके पीठ पर अपने पैर को रख लेता है और सिटी के बेटे भी हमारे एमसी की तरफ देखती है। तभी वो बंदा हमारे एमसी से बोल रही ये बताओ आखिर तुम मुझे छोड़ने के लिए क्या लोगे। ये सुनकर तो हमारा एमसी बोल रहे तुम अभी हार गए और हारने के बाद तुम यहाँ पर पॉइजन के यूज कर रहे हो वो भी मैच के दौरान। और इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है इसका हाथ को खोल लेता है जिसके अंदर पॉइजन दिखाया जाता है और हमारा एमसी बोले तुम अपने सिर्फ एक डिसाइबल पर पॉइजन का यूज करना चाहते हो, क्या तुम उसको मारना चाहते हो। उसके बाद ये जो बंदा होता है चिल्लाते हुए बोले कि इन रूम से तुम करना क्या चाहते हो, क्या तुमने नहीं सुना है कि डिकॉन ने क्या कहा था। ये सुनने बाद तुम्हारे एमसी बोले कि हाँ मुझे पता है कि आखिर डिकॉन ने क्या कहा था। डिकॉन ने कहा था कि मुझ पर कोई स्ट्राइक नहीं कर सकता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं किसी और पर स्ट्राइक नहीं कर सकता। ये सुनने बाद ये बंदा घबराते हुए बोले कि यूँ आखिर तुम मुझे मारना चाहते हो, क्या तुम नहीं जानते हो कि यहाँ का रूल क्या है, तुम किसी और को भी नहीं मार सकते हो। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोले कि ओह मैं किसी और को नहीं मार सकता हूँ। ये सुनकर वो बोले कि हाँ प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। तभी जो हमारा एमसी होता है उसको लात मार कर दूर फेंक देता है। हम बोल रहे ठीक है, मैं किसी को मार तो नहीं सकता हूँ लेकिन मैं उसके कल्टीवेशन को तो खत्म कर सकता हूँ। इतना करने के बाद हमारा एमसी उसको लात मार कर दूर फेंक देता है, जिसके कारण वो एक पिलर से जाकर टकराता है और इसकी हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। और इसकी ऐसी हालत देखने के बाद ये दोनों डिकॉन भी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। जहाँ पे ये जो टोकरी वाले डिकॉन होते हैं बोलते हैं कि ये बैक्टर तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, देखो इतनी इतनी आसानी से इसको इतनी जल्दी हरा दिया, मैंने नहीं सोचा था कि इतने ज़्यादा पावरफुल होगा। सच में जो मास्टर है उन्होंने एक अच्छे लड़के को ढूंढा है। तभी हमारा एमसी दोनों डिकॉन की तरफ देखते हुए बोल रहा है कि डिकॉन क्या बताया, क्या मैंने सही किया, मैंने अपने जो भी को डिसेबल थे उसको इस तरह से पीटा, क्या मैंने कोई रूल को तो नहीं तोड़ा है। ये सुनने बाद तो दोनों लोग भी घबराते हुए बोले नहीं नहीं यार तुमने बहुत अच्छा काम किया।
तभी हमारा एमसी सीटी लोड की बेटी के पास जाने लगता है। हम बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो? ये सुनने के बाद वो बोलती है तुम्हारा शुक्र है कि तुमने मेरी जान बचा ली। तभी हमारा एमसी वहाँ से जाते हुए बोलते हैं ठीक है, यहाँ पर अभी बहुत सारे ओपोनेंट बचे हुए, जाकर उन सभी के साथ फाइट करो। ये देखते हुए त्योफांग भी गुस्से से बोलता है डैम इट तुमने ये क्या कर दिया? तभी पीछे वाला बंदा बोलता है कि ब्रदर हैन देखिए ना, आपने यहाँ पर 5 ब्लड की वही एलिक्सर का हार ली है, इसलिए मुझे ये दे दीजिए। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं ठीक है, मैं इस बात को ध्यान रखूंगा। और हमारे एमसी तरफ गुस्से से देखते हुए बोलते कि यूं मैं याद रखूंगा कि तुमने आखिर यहाँ पे क्या किया है। तभी हमको 30 मिनट के बाद के सीन को दिखाया जाता है, जब बहुत सारे लोग पीट गए होते हैं, बहुत सारे लोग हार गए होते हैं, अभी भी कुछ लोग लड़ाई कर रहे होते हैं। ये देखते हुए तो अपने एमसी बोलते कि आपका जो फाइट है ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है। तभी हमको एक सफेद बालों वाला आदमी को दिखाया जाता है, बोलते कि यहाँ का जो गेम था बहुत अच्छा था। ये सुनने बाद तो उसके पीछे वाला बंदा बोले कि हाँ मुझे भी लगता है। तभी एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि बड़ा ही टकला, बड़ा ही अजीब सा होता है, जिसका नाम हुआ वी है। और ये भी एक आदमी को डिफीट कर देता है, जिसके कारण उसका जो सामने वाला आदमी होता है वो भी अपने हार को मान लेता है। तभी ये जो डिकॉन होते हैं चिल्लाते बोले ठीक है टाइम अप, यहाँ पर जितने भी 20 लोग बचे हुए हैं वो हमारे सेट को ऑफिशियली डिसेबल बनते हैं। इतना करने बाद वो सभी को रोक लेता है। ये देखते हुए तो सिटी लोग की बेटी भी खुश होती है, बोलती है कि फाइनली यहाँ पर सभी चीज़ें खत्म हुई, हम लोग जीत गए। तभी हमारा एमसी भी है जो सफ़ेद बालों वाला आदमी होता है इसके पर नजर जाता है, और इसको नज़र देखते हुए बोलते कि इसका नाम जाओ वेंग क्विंग है, और हम इसको सफ़ेद बालों वाला ही बोलेंगे। यार इन सभी का नाम याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तभी उसका नज़र इस टकले आदमी के पास भी जाता है, बोला कि ये भी एक अच्छा ओपोनेंट था, मैंने इसकी भी लड़ाई को देखी है। तभी दिखाया जाता है डिकॉन को जो कि चिल्लाते हुए बोल दे कि ठीक है तुम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हो ना, तो तुम सभी लोग को मैं अपने जेड आइडेंटिटी टोकन लेने के लिए फेयर हाल के अंदर लेकर जाऊंगा। तुमको वहाँ से तुम्हारे जो आइडेंटिटी टैग है वो मिलेगा, और वहाँ से कुछ और भी आइटम मिलेंगे। इतना करने के बाद वो उन सभी को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी दोबारा से बोलता है कि हमारा जो क्यानकुन सेक्ट है उसके अंदर 7 मेन पीक है, 30 सेकेंडरी पीक है और 300 स्मॉलर पीक है। इतना करने बाद वो आगे बताता है कि जो 7 मेन पीक है वो कोर डिसेबल के लिए जो कैनकुन सेट के अंदर आते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स मिलती है, लेकिन जो इनर डिसेबल होते हैं वो कोड डिसेबल बनने के लिए उनको बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रैक्टिस करने के बाद, कुछ टेस्ट को पास करने के बाद ही कोड डिसेबल बन पाते हैं। और जो भी लोग भी आउटर डिसेबल होते हैं इनर गेट के टेस्ट पास करने के बाद वो इनर डिसेबल बन पाते हैं। और जो भी मेन गेट है वहाँ पर बहुत सारे पावरफुल टेक्निक तुम्हें मिलेगी। और यहाँ पर वो बताता है कि यहाँ पर कुछ मेन हाल है जो कि हमारे सेट के अंदर आती है, जो ऐसा है कि कोई स्पीड हाल है, कोई ट्रेजर हाल है, कोई अफेयर हाल है, डिजिटल एरिना है, और यहाँ तक कि यहाँ पे एक पगोड़ा है जो कि कोर एरिना के अंदर पड़ता है। उसके बाद वो बताता है कि स्पीड रिफाइनिंग हॉल को 30 स्पीड स्टोन चेंबर में बांटा गया है, जहाँ पर बहुत सारे पावरफुल फॉर्मेशन बनाए गए जिसकी मदद से तुम वहाँ पर जाकर अपनी कल्टीवेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। उसके बाद वो एल्डर आगे बताते हुए बोलता है कि यहाँ पे एक ट्रेजर हॉल भी है जिसके अंदर बहुत सारे ट्रेजर रखा गया है। वहाँ पर तुमको मार्शल आर्ट, वेपन, एलिक्सर, बहुत सारे सीक्रेट वेपन भी मिल सकते हैं। और अफेयर हॉल जिसके अंदर से तुम जाकर किसी भी टास्क को ले सकते हो, और टास्क को लोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड भी मिलेगा। और बताता है कि गार्डल एरिना पोगोड़ा, जहाँ पर इसके बारे में मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जगह है जहाँ पर अभी तुम सभी लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। जब तुम लोग इनर सेट के डिसेबल बनोगे तब मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगा। इतना करने के बाद वो बोले ठीक है तुम सभी लोग जाकर अपने जेट टोकन और स्टोरेज बैग और 5 स्पीड स्टोन ले लो, जिसकी मदद से तुम लोग ये सेट के अंदर अच्छी तरह से कल्टीवेट कर पाओगे, और यही तुम्हारे सेट के अंदर ज्वाइन होने वाला रिवॉर्ड है। इतना करने के बाद वो बताता है कि हमारे कियानकुन सेट है उसके अंदर बहुत सारे स्पेशल रिवॉर्ड मिलते ही रहते हैं। तुम किसी भी चीज़ का एक्सचेंज करके स्पीड स्टोन ले सकते हो। फ्यूचर में तुम सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ानी होगी, इसलिए तुमको मंथली सैलरी भी मिलेगी, और मंथली सैलरी की मदद से तुम अपनी वेल्थ को भी बढ़ा सकते हो। लेकिन तुम्हें एक बात ध्यान देना होगा कि अभी तक तुम बाहर क्या थे और तुम्हारा स्टेटस क्या था, तुम्हारे पास कैसा पैसा था, तुम्हारे पास कितना पैसा था, ये कोई भी मायने नहीं रखता है। बस एक ही चीज़ मायने रखती है कि तुम सभी लोग हमारे कियानकुन सेट का डिसेबल हो। ये सुनने बाद एक बंदा भी चिल्लाते हुए बोले कि आखिर क्या है, मुझे तो पता ही नहीं था कि कियानकुन सेट के अंदर ऐसा भी होता है, ये तो पूरी तरह से यूजलेस है। तभी दूसरा बंदा बोला कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कियानकुन सेट के अंदर ऐसे ही होगा, सभी को सेम ट्रीटमेंट मिलेगी, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो दिखाया जाता है एल्डर को जो कि आगे की तरफ इशारा करते हुए बोल रहे कि यही तुम लोगों का डिसेबल का केव है, इसके अंदर जाकर ही आउटर सेट का डिसेबल रहता है, तुम जाकर इसके अंदर रह सकते हो। तभी दिखाया जाता है एक पहाड़ को जिसके ऊपर बहुत सारे केव बनाए गए होते हैं। यहाँ पर जो सेक्ट का एल्डर होता है बताता है कि तुम सभी लोग यहीं पर डिसेबल रहोगे, यहीं पर मेल डिसेबल रहने वाले हैं, और जो फीमेल डिसेबल है वो मेरा पीछा करे, मैं उन सभी को कहीं और लेकर जाऊंगा। इतना करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। ये देखते होते आप एक आदमी बोल रहा है कि ये तो केव है, ये केव इतना भी ज़्यादा सिंपल नहीं है, यार मुझे क्या करना होगा। तभी ये एल्डर चिल्लाते हुए बोल रहा है ठीक है मेरे बात ध्यान सुनो, तुम सभी लोग आउटर डिसेबल हो ना, तो इसलिए तुम सभी लोग यहीं पर रह सकते हो, आगे नहीं जा सकते हो। अगर तुम सभी लोग इनर डिसेबल बनना है और अच्छी जगह पर रहना है तो तुम सभी लोग इनर डिसेबल वाला टेस्ट पास करना होगा, जो कि 3 महीने के अंदर होगा। और जब तुम लोग उस टेस्ट को पास कर पाओगे तो तुम लोग इनर डिसेबल बन पाओगे। ये सुनने बाद तुम्हारे एमसी बोले हो ये सुनने में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है।
उसके कुछ समय बाद कृष्ण को दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपने एमसी होता है अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है, अपनी कल्टीवेशन करता रहता है तो उसको एक्सपीरियंस पॉइंट 600 ऐसे ही करके मिल रहा होता है। ये देखते हुए तो अपना एमसी भी कल्टीवेशन से उठ जाता है, बोल दे कि मुझे समझ में आ गया, यहाँ पर एक गैदरिंग स्पीड फॉर्मेशन बनाया गया जिसकी मदद से यहाँ पर स्पीड स्टोन की एनर्जी मिले, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम एनर्जी है। मैं यहाँ पर 3 गुना भी एनर्जी को यूज करूँ तब पर भी मैं अपनी एक्सपीरियंस पॉइंट को बहुत तेज़ी से ऑब्टेन नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे किसी और रास्ते को ढूंढना होगा जिसकी मदद से मैं अपनी एनर्जी को और भी ज़्यादा अच्छी तरह से ऑब्टेन कर पाऊँ। इतना करने के बाद हमको 5 दिन बाद कृष्ण को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई फेयर हॉल के अंदर आ गया होता है और दिखाया जाता है फेयर हॉल का अंदर का जो एल्डर होता है वो बड़ी आराम से सो रहा था। वहाँ पर ये जो फैंग होता है आते हुए बोलता है कि है क्या हो रहा है, तभी उसके पीछे वाला आदमी बोलता है ब्रदर हैंग आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आखिर आपने इतनी जल्दी मुझे क्यों बोला कि आपकी सभी चीज़ें खत्म हो गई। ये सुनने बाद उसका जो हैंग होता है बोले यार ये तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है, और मन ही मन में बोलते कि मैंने बहुत सारे एलिक्जर को खो दिए इसलिए मुझे ज़्यादा एलिक्जर को इकट्ठा करना ही होगा। तभी सामने देखता है कि बहुत सारे लोग खड़े होते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलते कि मैं यहाँ पर सबसे पहले आया हूँ। ये देखने के बाद तो ये फैंग भी किसी और के पास जाते हुए बोलते कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। ये सुनने के बाद उसका आदमी बोलते कि ब्रदर फैंग आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर जो मिसाइल हाल है वो यहाँ पर जितने भी उन सभी को किसी ने क्लेम कर लिया, और वो भी एक ऑटो डिसेबल होने के तौर पर भी उसने सभी मिशन को क्लेम कर लिया। इसलिए हम सभी लड़ रहे हैं कि हम सभी लोगों को कोई ना कोई मिशन तो मिल जाए ताकि हम सभी लोग इन सभी मिशन को ले लें। ये सुनने के बाद तो फैंग बोले यार तुम क्या बातें करो, यहाँ पर कम से कम एक दिन में 300 मिशन आते होंगे, तो क्या तुम्हें सोच लग रहा है कि कोई एक दिन में 300 मिशन कर पाएगा। ये सुनने बाद उसका दूसरा आदमी बोल रहा है मास्टर फंकी आपको नहीं पता कि वो बच्चा डेली 100 मिशन को करता है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे मिशन कम हो गए। तभी दिखाया जाता है एमएमसी को जो केल्डर के पास आकर बहुत सारे हब और बहुत सारी चीज़ों को रख दिया होता है, जो कि बोलता है ओल्ड मैन चू मैंने यहाँ पर सभी चीज़ों को ला कर रख दिए, इसलिए मुझे जल्दी से स्पीड स्टोन दे दीजिए। ये सुनने बाद एल्डर बोल रहे ये तुम ब्रैट तुम रोज़ जाते हो जब मैं ड्रिंकिंग कर रहा होता हूँ। इतना करने के बाद बहुत सारे जॉन को हमारे एमसी की तरफ फेंक देते हैं, बोले ठीक है तुम इन सभी को ले लो और दोबारा मेरे सामने मत देना। ये सुनने बाद हमारे एमसी उन सभी को ले लेता है, बोले ठीक है मैं कल आ रहा हूँ। ये सुनने बाद तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कुछ टोकन निकाल कर हमारे एमसी की ओर फेंक देते हैं, बोलते कि मैं यहाँ पर सोने जा रहा हूँ इसलिए तुम मुझे कल दोबारा मत दिखना। इतना करने के बाद सभी टोकन को हमारे एमसी की तरफ फेंक देते हैं। ये देखने के बाद हम एमसी उन सभी टोकन को ले लेता है, बोलता है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये देखते हुए यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, बोल दे क्या ओल्ड मैन चाउ ने इसे 7 ग्रेड का मिशन दे दिया, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद ये जो बंदा होता है बताता है कि जो फर्स्ट 4 ग्रेड का मिशन होता है उसका सिर्फ आउटर ग्रेड का डिसेबल लेते हैं, और बताता है कि इन सभी का मिशन कुछ ज़्यादा नहीं होता है, इन सभी को हब को कलेक्ट करना होता है और जाकर किसी 3rd ग्रेड के डेमोनिक बीस्ट को कैप्चर करना होता है। और जो 5 से 10th ग्रेड का मिशन होता है वो सभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसे सिर्फ इनर ग्रेड का डिसेबल ही ले पाते हैं, लेकिन ये बच्चा तो इतनी जल्दी में 7 ग्रेड का डिसेबल ले लिया, आखिर इतने ज़्यादा खतरनाक मिशन को कैसे कंप्लीट कर पाएगा। तो वो दिखाया जाता है हेलर को जो कि बोला ठीक है आज का सभी मिशन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए तुम सभी लोग कल जल्दी आना। इतना करने के बाद एल्डर उन सभी को वहाँ से भेज देता है और दिखाया जाता है एमसी को जो कि वहाँ से जा रहा होता है, और हमारे एमसी को यहाँ पर देखने के बाद तो फैंग चिल्लाते हुए बोलते यून क्या ये दोबारा से यहाँ पर आ गया। तभी सीन शिफ्ट होगा हमको एमसी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा है कि जो मेरे मिशन का लोकेशन है यही होने वाला है, चलो देखते हैं कि आखिर आगे क्या होता है। तभी दिखाया जाता है एमसी को जो कि देखता है बहुत सारे वाइल्ड बीस्ट जो कि वहीं पर बैठे होते हैं, तभी वो सभी बीस्ट हमारे एमसी को देखकर चिल्लाने लगता है। ये देखते हुए तो हमारे एमसी बोलता है कि ये तो ग्रेड 3 का ब्लास्ट वुल्फ पीक है, ये तो बहुत अच्छे फाइटिंग होते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से टीम फाइट कर पाते हैं, ऐसा लग रहा है कि इनका जो लीडर का स्ट्रेंथ है इन सभी से ज़्यादा होगा। इतना करने के बाद हमारा एमसी तेजी से इन सभी के बीच से आगे चला जाता है, बोलता है ठीक है इन सभी को खत्म करते हैं। इतना करने के बाद वो सभी जितने भी बीस्ट होते हैं वो सभी हमारे एमसी पे भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखते हुए तो अपना एमसी बोलता है ठीक है तुम सभी लोग आराम करो, मैं तुम सभी को जल्दी खत्म कर दूंगा, तुम सभी को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। इतना करने के बाद जो अपना एमसी होता है उन सभी पर अटैक करके उन सभी को खत्म कर देता है और अपना डाइवर्निंग स्किल का यूज करके उन सभी को डाइवर्ट करने लगता है, बोलता है कि ठीक है इसकी मदद से मैं बहुत जल्दी स्ट्रांग बन जाऊंगा। इतना करने के बाद जो इसका सिस्टम होता है वो भी हमारे एमसी को बताता है कि 3 करोड़ 60 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट को गेन किया है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी को कंग्रेचुलेसन देता है। ये देखते हुए तो हमारे एमसी को खुश हो जाता है, तभी हमारे एमसी को कुछ महसूस होता है और देखता है कि उसके पीछे से कुछ बिस्ट अटैक कर रहे थे। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी अपने बजरा गेज फिजिक का वहीं पे यूज करने लगता है, यूज करने के बाद वो बिस्ट से सीधे फाइट करने के लिए चल जाता है। इतना करने के बाद जो एमसी होता है अपने हाथों को अपने दोनों कंधे की तरफ रखता है और रखने के बाद बहुत तेजी से उन बिस्टों को अपने हाथों से ही फाड़ देता है। चीड़ फाड़ करने के बाद हमारा एमसी उन सभी के बिस्ट कोर को भी निकाल लेता है, जिसके बाद जो इसका सिस्टम होता है उसको बताता है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रैंड मास्टर रिंग पर पहुंच चुके हैं, इसलिए जो आपके स्किल है वो भी
फोल्ड अटैक स्पीड से बढ़कर 10 फोल्ड अटैक स्पीड में बदल चुके हैं। इतना करने बाद हमारे एमसी को सिस्टम पैनल दिखाता है। ये देखते हुए एमसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि ठीक है, बाजरा गैस फिजिक इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, ये लगता है कि अर्थ रैंक का मार्शल आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तभी जो हमारा एमसी होता है अपने सिस्टम पैनल को देखते हुए बोल रहा है कि जो मेरा मिलियन टैंक अटैक स्पीड था वो 10 फोल्ड अटैक स्पीड बन चुका है। ऐसा लग रहा है कि जो मेरा स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ऐसा लग रहा है कि जो मेरा करंट कल्टीवेशन है वो बहुत अच्छा चल रहा है। ये अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और भी ज़्यादा खतरनाक मिशन को लेना होगा, कम से कम 8 ग्रेड का मिशन को तो लेना ही होगा। तभी अचानक से ही अपने एमसी पे कोई अटैक करता है, लेकिन हम सब अपना जो एमसी होता है अपने स्पीड का यूज करके इस अटैक को डॉज कर लेता है। और दिखाया जाता है यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि बोलते हैं यून जो तुम्हारे पास डिमांड इंडेक्सर वो हमारे हवाले कर दो। इतना करने के बाद वो सभी लोग हंस रहे होते हैं। ये देखते हुए तो हमारे एमसी बोलते क्या तुम सभी लोग मुझे जानते हो? ये सुनने के बाद तो फैंग बोल दे कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ साले, तुमने मुझे कंगाल कर दिया, मुझे तुम्हारे तो खत्म करने का मन कर रहा है, मैं तुम्हें तो कभी भूल भी नहीं सकता हूँ, जल्दी से जो तुम्हारे पास डिमांड इंडेक्सर वो मेरे हवाले कर दो। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते ओह क्या ऐसा है? तभी फैंग के पीछे वाला लड़का बोलता है कि ब्रदर फैंग आपको इतने ज़्यादा कुत्ते की टट्टी जैसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, ये साला तो कुछ ही है, हम इसे जल्दी से हरा देंगे, हराने के बाद इसके पास जो भी चीज़ें होगी वो ले लेंगे। ये सुनकर तो ये टकला बंदा बोलता है ब्रदर वांग हम ऐसा नहीं कर सकते, क्या आपने तो उनके बातों को नहीं सुना? उन्होंने कहा था कि हम किसी भी डिसाइबल पर अटैक नहीं कर सकते। ये सुनने बात ये बंदा बोलते कि हाँ मुझे डर है कि हम किसी डिसाइबल पर अटैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तो मिशन है, मिशन के दौरान तो किसी का हाथ पैर टूट ही जाता होगा, तो ये इसमें कौन से शक करेगा? इतना करने के बाद वो सभी लोग हमारे एमसी पे अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं और सभी तरह से घेर लेते हैं। इतना करते हुए हंसते हुए बोलते कि ब्रैट अब तुम मरने वाले हो। ये देखकर तो फैंग भी हंस जाता है, बोलता है कि ब्रदर फैंग अब देखिए मैं इस बच्चे को क्या करता हूँ, अब ये बच्चा अपने घुटने पाकर हमसे मर्सी की भीख मांगेगा। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि इन सभी लोगों ने चारों तरफ से चैन से बांध लिया होता है, वहाँ पे एक फॉर्मेशन भी लगा दी होती है जिसकी मदद से ये हमारे एमसी का ऑरा को चूस रहे होते हैं। ये देखते हुए हमारे एमसी बोले कि ऐसा लग रहा है कि इन सभी लोग हमको अंडर एस्टिमेट करें। तब ये बंदा बोलते हैं बच्चे तुम जल्दी से तुम्हारे पास जो भी चीज़ें हुई हमारे हवाले कर दो, वरना ये जो स्पीड ट्रैपिंग फॉर्मेशन हुआ तुम्हारे एनर्जी को पूरी तरह से चूस लेगा और यहाँ पर कोई भी नहीं है जो यहाँ से बच पाएगा। यहाँ पर कम से कम 10 लोगों ने मिलकर तुम्हें चैन से बांधा है और कुछ देर बाद उसके बाद इन सभी लोगों ने मिलकर अपने एमसी जो होता है उसको चैनों से बांध लिया होता है। बोल दे कि अब ये बच्चा यहाँ से हमारे हाथों से बचकर नहीं जाएगा। ये सुनते हमारे एमसी बोले तुम सभी लोग इतने सारे छोटे ट्रिप के साथ मुझे पकड़ना चाहता हो, लेकिन ये जो तुम्हारा ट्रैप है बहुत ज़्यादा कमजोर। इतने करने बाद हमारे एमसी आप अपने एनर्जी को रिलीज करता है और ये देखते हुए तो फैंग भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बोलता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। और पता चलता है कि जो अपना एमसी होता है अपने वज्रा गैस टेक्निक का यूज कर दिया होता है और जिसके कारण यहाँ पर जितने भी चैन होते हैं सभी टूट जाती है और हमारे एमसी की बॉडी से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है कि सभी लोग उसके प्रेशर से ही दूर चले जाते हैं। ये देखते हुए तो हैंग बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर इसने इतनी खतरनाक चीज़ों को कैसे छोड़ दी, आखिर ये जो बंदा है इसने कब मास्टर रिंग पर ब्रेक थ्रू कर ली, वो भी इतने शॉर्ट टाइम में, आखिर ये कैसे कर सकता है। तो दिखाया ज़्यादा ही सभी लोग हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, बोल दे कि यून आज मैं तुम्हें अपने हाथों से ही जान संभालूंगा। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी अपने 10 फोल्ड अटैक स्पीड का यूज करके ये जो अटैक होता है इसको जाकर सीधे पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद अपने हाथों से ही स्वॉर्ड को तोड़ देता है। ये देखने के बाद तो फैंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी हमारा एमसी जाकर इस बंदे के गले को पकड़ लेता है और बोल दे ठीक है अब तुम उस पर अटैक करे थे ना, अब बोलो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। ये देखते हुए तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बोल दे कि आखिर तुम मेरे साथ करने क्या चाहते हो। ये सुनकर हमारा एमसी बोलते कि मैं वही करना चाहता हूँ जो तुम हमारे साथ करना चाहते थे। ये सुनने के बाद वो घबराते हुए बोलते कि ब्रदर यून प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ 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 मेरी लाइफ को छोड़ दो, मैं तुम जो भी बोलोगे मैं वही करूँगा, प्लीज़ मैं तुम्हारा नौकर भी बन जाऊँगा। ये सुनने के बाद अपना एमसी बोलते ओह तुम्हें पता है कि आखिर तुम्हें क्या करना है। इतना करने के बाद हमारा एमसी भी उन सभी के पास फेंक देता है इसको। उसके बाद 15 मिनट के बाद क्वेश्चन को दिखाया जाता है, ये सभी लोग स्पीड स्टोन निकाल कर हमारे एमसी को दे रहे होते, बोलते कि ये सभी स्पीड स्टोन हमारे, प्लीज़ इसको ले लीजिए मास्टर, प्लीज़ हमें और जान से छोड़ दीजिए। ये सुनने के बाद हमारे एमसी एक स्पीड स्टोन को लेते हुए बोले क्या ये जितने भी स्पीड स्टोन है ये तुम्हारी लाइफ का वर्थ है। ये सुनने के बाद वो सभी लोग घबरा जाते हैं और बोलते कि आखिर आप चाहते क्या हैं। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोले जल्दी से अपने स्टोरेज बैग को बाहर निकालो वरना सोच लो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। ये सुनने के बाद वो सभी लोग भी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन उन सभी के पास कोई भी चीज़ें नहीं होती, इसलिए वो सभी लोग अपने स्पेस बैग को निकाल कर हमारे एमसी के हवाले कर देते हैं। ये देखते हुए हमारे एमसी भी उन सभी के स्पेस बैग को ले लेता है, बोले ठीक है ऐसा लग रहा है कि तुम सभी लोग ने इसमें बहुत अच्छी सी चीज़ें कलेक्ट की है। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है उन सभी के स्पीड बैग से उन सभी के स्पीड स्टोन को ले लेता है अपने स्पीड बैग के अंदर। ये देखते हुए पर जितने भी लोग होते हैं बोले ठीक है अब ऐसा लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड हो चुके हैं, इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ अब हमें दोबारा से परेशान मत कीजिएगा। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोले रुको ज़रा। इतना करने के बाद उन सभी पर अटैक करके उन सभी को और भी ज़्यादा घायल कर देता है। ये देखते हुए तो हैंक बोलते कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा किया क्यों है, तूने बोला था ना कि तुम मुझे कुछ भी नहीं करोगे। पता चला कि हमारे एमसी ने इन सभी कानों काट दिया होता है। ये कहते हुए हमारे एमसी बोला ठीक है मैंने कब बोला था कि मैं तुम्हें बड़ी आसानी से जाने दूंगा, तुम सभी लोग ने मुझसे पहले ही बोला था ना कि यहाँ पर किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने तुम सभी लोगों को छोटा सा अटैक किया, तुम सभी लोग मरोगे तो नहीं, लेकिन मिशन के दौरान किसी को चोट लगना
ये ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनने बाद ये भी गुस्से से बोलते हैं, यूं तुम साले मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना करने बाद जो हमारा एमसी होता है वहाँ से चला जाता है और हमको एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने केव के अंदर अपने कल्टीवेशन कर रहा होता है। और कल्टीवेशन कर रहा होता है तो उसका सिस्टम बताता है कि आपने इतने सारे स्पीड टूल का ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसलिए आप यहाँ पर ग्रैंड मास्टर का सेकंड रेंज पर ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। और पता चलता है कि जो हमारे एमसी के सबसे पहले सिस्टम वाला फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रैंड मास्टर रेंज था, अब वो यहाँ से ब्रेक थ्रू करके सेकंड मास्टर पर पहुंच चुका है। जहाँ पर एमसी अपने मनी मन में बोला कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने ज़्यादा स्पीड स्टोन उन सभी के स्टोरेज बैग से मिल पाएगा, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ सेकंड स्टेज ऑफ ग्रैंड मास्टर रेंज पर। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी अपने जितने भी फॉलो डिसेबल उन सभी को ऐसे ही ऑफेंड करना होगा, ताकि वो मुझे बुली करने के लिए और मैं उन सभी को अच्छा लेसन सिखा सकूं। चलो भाई बहुत ज़्यादा काम कर लिया, अब चल कर थोड़ा आराम करते हैं। तभी हमारा एमसी के टोकन पर कुछ मैसेज आता है कि क्या तुम वहाँ पर हो। ये देखते हो तो हमारा एमसी भी अपने टोकन के पास चल जाता है। बोले क्या कोई है, कुछ बात है। ये सुनकर तो फैंग बोलते हैं कि आखिर क्या हुआ। तभी फैंग बोलती है कि तुम वहीं पर हो ना। ये सुनने बाद हमारा एमसी बोला कि हाँ मैं यहीं पर हूँ। ये सुनकर फैंग बोलती है कि मेरे दोस्त और मैंने एक 5 ग्रेड का मिशन को एक्सेप्ट किया है, इसलिए हमें ये जो मिशन है उसके अंदर 4 लोगों की जरूरत है, लेकिन अभी तक हम लोग 3 लोग हैं, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम भी हमको ज्वाइन कर पाओ। क्या तुम सुन रहे हो, क्या तुम यहाँ पर आ पाओगे। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी भी चौंक जाता है। तभी आगे बोल देगी, मैंने सुना है कि मिशन हॉल के अंदर से कोई भी मिशन को लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है आजकल, ऐसा लग रहा है कोई सभी मिशन को ले रहा है। ये देखते हुए तो हमारा एमसी भी अपने कमरे के अंदर देखता है जब बहुत सारे मिशन के टोकन पड़े होते हैं। ये देखते हुए अपना एमसी मन ही मन बोलता है कि मेन कंप्लीट तो मैं ही हूँ, मुझे से पूछ रहे हो कि कौन इसके पीछे है? तभी हम एमसी बोलते हैं नहीं यार मैं अभी आराम कर रहा हूँ, इसलिए तुम सभी लोग चले जाओ। अब मन ही मन में बोल रहे कि देखो यार ये छोटा सी स्पीड ट्यूशन के लिए मैं अभी किसी मिशन पर नहीं जाना चाहता हूँ। ये देखते हुए वो बोलते ठीक है भूल जाओ, जाकर अच्छे से आराम करना। तभी वो बोलते हैं कि भाई देखो वो यहाँ पर नहीं आ रहा है, मेरा दोस्त जो है वो अभी आराम कर रहा है इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा। ये सुनते हुए तो दूसरी लड़की बोलती है कि ब्रदर किसी और डिसेबल को घोल लेते हैं। ये सुनते हुए ब्रदर विंग बोलता है ठीक है अगर ऐसा है तो ऐसा ही करते। और बड़े ही अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोले कि ये तो बहुत ही शर्म की बात है। और दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ये बंदा कुछ ना कुछ तो करने ही वाला है, और आखिर ये बंदा क्या करेगा ये देखने में हमें बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और ये देखने के लिए आपको करने क्या होगा, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना होगा, ताकि अगला वीडियो में आपके लिए बहुत जल्दी ला पाऊँ। ये सुनने के लिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल